तो फाइनली दोस्तों WWE बैकलैश 2025 के मैच अनाउंस होना शुरू हो चुके हैं। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच अनाउंस हो चुका है और बैकलैश कब देगा तो बैकलैश इंडिया में 11 मई को सुबह के 5:30 बजे देगा। और आजकल WWE के सारे इवेंट यानी कि रॉ, स्मैकडाउन और पेपर व्यू हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे रॉ, स्मैकडाउन, पेपर व्यू और बैकलैश के भी लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबके दिमाग में बैकलैश को लेके कई सारे सवाल है। सबसे पहला सवाल कि बैकलैश के मैच कौन कौन से होंगे। दूसरा सवाल कि बैकलैश में रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैच में कौन जीतेगा। क्या 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि जॉन सीना का तो ये दावा है कि वो रियल चैंपियन है, या फिर द वाइपर रैंडी ऑर्टन 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। क्या होगा इस मैच में, काफी ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, क्योंकि रूमर्स ये आ रही है कि जॉन सीना अपनी मूवीज के लिए WWE से कुछ टाइम का ब्रेक लेने वाले हैं। तो क्या जॉन सीना जाने से पहले रैंडी ऑर्टन को बैकलैश में अपना टाइटल दे के जाएंगे। क्या होने वाला है इस मैच में, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ा सवाल कि बैकलैश में रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन के बीच में क्या होगा। क्या इनका मैच होगा या फिर इनका सेगमेंट होगा। और क्या इस मैच में या फिर इस सेगमेंट में रोमन रेंस की तरफ से डीन एम्ब्रोस आ सकते हैं या फिर नहीं, और डीन एम्ब्रोस की WWE में आने की क्या चांसेस है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक बात के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास जो पॉइंट है वो वैलिड पॉइंट है, और मैं जो कह रहा हूं वो WWE में हो सकता है। तो दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैकलैश 2025 के सारे मैचेस के बारे में बता दूंगा कि बैकलैश में कौन कौन से मैच होने वाले हैं और इसका विनर कौन कौन बन सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच के साथ ही। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जब जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में जीत के आ रहे थे, तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच WWE में कभी भी हो सकता है। ये एक एपिक मूवमेंट है। वैसे भी रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच WWE में बहुत बार हो चुका है, लेकिन हर बार जॉन सीना फेस थे और रैंडी ऑर्टन हील। लेकिन इस बार सिनेरियो पूरा उल्टा है। रैंडी ऑर्टन फेस है और जॉन सीना के खतरनाक तरीके के हील। अब WWE फैंस को देखना है कि हील सीना वर्सेस फेस ऑर्टन के इस मैच में कौन जीता है, जॉन सीना या फिर रैंडी ऑर्टन द वाइपर। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई, पहले यह जानना जरूरी है, तभी हम ये जान पाएंगे कि इस मैच में कौन जीतेगा। जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना ने कोडियोस को हरा दिया, और उसके बाद जॉन सीना डायरेक्ट आते हैं रॉ में टाइटल दिखाते हुए। फैंस जॉन सीना को चीयर अप करते हैं कि जॉन सीना जीतेंगे, कम ऑन जॉन सीना, वी आर सॉरी। लेकिन जॉन सीना फैंस का कुछ भी सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, फैंस को माफ करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। जॉन सीना सिर्फ ये कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि रेसलमेनिया में मैं ही जीतूंगा, देख लो रेसलमेनिया में मैं ही जीत चुका हूं, ये देखो टाइटल है मेरे पास, और मैं WWE का लास्ट रियल चैंपियन हूं। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, और उसके बाद मैं WWE को छोड़ के इस टाइटल को अपने साथ लेके चला जाऊंगा। और उसके बाद WWE में कोई रियल चैंपियन नहीं बनेगा, किसी के पास टाइटल नहीं रहेगा। हाँ, मेरे जाने के बाद WWE एक मजाकिया तौर पे एक बेल्ट बनाएंगे, एक फालतू से बेल्ट बनाएंगे और किसी एक को दे भी देंगे, लेकिन वो रियल चैंपियन नहीं कहलाएगा। रियल चैंपियन तो सिर्फ मैं ही रहूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं टाइटल को अपने साथ लेके। और उसके बाद जॉन सीना WWE फैंस की बहुत बेइज्जती करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देख के WWE फैंस खुश हो जाते हैं। द वाइपर, द लेजेंड किगर रैंडी ऑर्टन वहां पर आते हैं और रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को RKO लगा देते हैं। ये तो बात हुई रॉ की। अब आते हैं स्मैकडाउन की तरफ कि स्मैकडाउन में क्या हुआ। तो स्मैकडाउन में हुआ इसका उल्टा। जॉन सीना आते हैं और जॉन सीना अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालना चाहते थे कि रैंडी ऑर्टन ने उन्हें RKO दिया। वो अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकालना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाते, वहां पर आ गए द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना से कहा कि अभी एलिमिनेशन चैम्बर से पहले मैं 25 साल से तुम्हें जानता हूं और मैं तुम पे बहुत प्राउड करता था। मैं सोचता था कि जॉन सीना कितना अच्छा इंसान है, जॉन सीना ने लोगों की कितनी मदद की है, जॉन सीना को देख के बच्चों ने जीना सीखा है, जॉन सीना को देख के WWE फैंस ने अपनी जिंदगी तय की है। जॉन सीना का असूल, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, इसको सारे WWE फैंस ने फॉलो किया है।
मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता था। मैंने अपने करियर में बहुत बुरे काम किए। मैं कभी हील था तो कभी फेस बना, फिर हील बना, फिर फेस बना, लेकिन मैं अपनी गलतियों से हमेशा सीखता रहता हूं। लेकिन एक तरफ तुम थे जिसने कभी कोई गलती नहीं की, वो हमेशा लोगों की मदद करता था। यहां तक कि मेक इट विश फाउंडेशन में भी तुमने बच्चों की कितनी मदद की, और आज तुम उठ के ये कह रहे हो कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कुछ है ही नहीं। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे दिल में नाराजगी है और उसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम इन लोगों से प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इन लोगों से प्यार करते हो। और एक दिन तुम्हें भी इस प्यार का एहसास हो जाएगा कि तुम WWE फैंस से कितना प्यार करते हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे अभी तक कोई बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो कहता हूं कि तुम्हें भी फादर बनना चाहिए, और एक बार तुम अगर फादर बन गए तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। तुम्हें भी WWE फैंस पसंद आने लगेंगे। अब रैंडी ऑर्टन की ये बात सुन के जॉन सीना को गुस्सा आ जाता है। जॉन सीना कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये सब कहने की? तुम हो कौन? तुम चाहते क्या हो? तुम इनके बारे में बात कर रहे हो? मैंने इनको 25 साल तक सहा है, और तुम जानना चाहते हो कि मेरे बच्चे क्यों नहीं है? मेरे बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने 25 साल इनके बच्चों को पालने में लगाए। मैंने इनके बच्चों को जीने का तरीका सिखाया। मैंने इनके बच्चों को बताया कि जिंदगी कैसे जी जाती है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकते। तुम ये बात कभी समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि इन लोगों की तरह तुम भी एक लूजर हो। तुम्हारा भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है मेरी नज़र में। और तुम इनकी क्या बात कर रहे हो? इन्हें तो अपने बच्चे तक पालने नहीं आते। अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं इनका क्या होता। लेकिन अब मैं इन लोगों से थक चुका हूं, और ये लोग कभी भी मेरे नजरों में दोबारा उठ नहीं पाएंगे। जॉन सीना की बात सुन के रैंडी ऑर्टन को गुस्सा आ जाता है। रैंडी ऑर्टन बोलता है कि तुम WWE फैंस की बेइज्जती कर रहे हो। किसके लिए? क्या रॉक तुम्हारे दिमाग में ये सब भर रहा है कि WWE में जो चाहे कर सकते हो, कुछ भी करो, उसके बाद तो लौट के मूवी में ही आना है, मूवी में काम करना है, मूवी में अपना करियर बनाना है? लेकिन तुमने कभी भी इस बात पे ध्यान दिया कि तुम अभी जो मूवी में जा रहे हो वो किसकी वजह से जा रहे हो? WWE फैंस की वजह से। अगर WWE फैंस नहीं होते तो तुम क्या वहां जा सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। तुम वहां पर काम कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। ये तब तो छोड़ो, तुम मेरे साथ रिंग में खड़े भी नहीं हो सकते थे। अगर WWE फैंस ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया होता, तुम्हें प्यार नहीं किया होता, तो आज तुम जिंदगी में जो कुछ भी हो वो WWE फैंस की वजह से हो। तो दोबारा WWE फैंस की बेइज्जती करने के बारे में सोचना भी मत। अब रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की आर्ग्यूमेंट गुस्से में बदलती जा रही थी। अब जॉन सीना कहते हैं कि तुम WWE को ये कह रहे हो कि WWE की वजह से मैं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे वजह से WWE फैंस है। ये सारे लूजर मुझे फॉलो करते हैं, और तुम भी एक लूजर हो। तुम भी कुछ नहीं कर सकते। देखो मुझे, मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूं, और मैं ये टाइटल लेके घर में जाऊंगा, और मैं ये टाइटल लेके घर जाऊंगा, और उसके बाद WWE में कोई भी रियल चैंपियन नहीं रहेगा। तुम क्या हो? तुम कितने टाइम चैंपियन हो? 14 टाइम ना? तो अब तुम जिंदगी भर 14 टाइम ही रहोगे, कभी मेरे रिकॉर्ड को बीट नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें एक दो नकली टाइटल जरूर दे सकते हैं, लेकिन तुम रियल चैंपियन नहीं कहलाओगे, क्योंकि रियल चैंपियन और आखिरी चैंपियन तो मैं ही रहूंगा, और मैं WWE को छोड़ के जाऊंगा, और मेरे साथ ये बेल्ट भी जाएगा। अब रैंडी ऑर्टन ये सुन के पूरे गुस्से में लाल हो जाते हैं। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना से कहते हैं, ठीक है, अगर तुम समझते हो कि तुम रियल चैंपियन हो, अगर तुम समझते हो कि तुम लास्ट चैंपियन हो, तो ठीक है, प्रूव करके दिखाओ। कैसे प्रूव करोगे? और ये प्रूव होगा हम दोनों से की फाइट से। अभी के अभी स्मैकडाउन में हम दोनों का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए, और इस मैच में जो भी जीतेगा वो लास्ट चैंपियन कहलाएगा। क्या बोलते हो जाए मैच? क्या बोलते हो? मैं और तुम एक बार फिर। जॉन सीना भी गुस्से में अपनी टाइटल को ऊपर हवा में उठाते हैं। WWE फैन चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मुझे तो मालूम था कि ये मैच होने से रहा। जॉन सीना भी कहते हैं कि तुम्हें मैच चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हें मैच दूंगा, लेकिन आज नहीं। मैं तुम्हें मैच दूंगा बैकलैश में, क्योंकि जानते हो, क्योंकि बैकलैश तुम्हारे होम टाउन में हो रहा है, और होम टाउन में मैं तुम्हारे लोगों के सामने बेइज्जत करूंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें उनके सामने हराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम मेरे सामने कभी खड़े भी नहीं हो सकते। ये कह के जॉन सीना एक चीप शॉट रैंडी ऑर्टन के ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं, और उसके बाद जॉन सीना का एक नया स्पेशल मूव, जो कि रेसलमेनिया 41 से निकला है, बेल्ट से मारने का,
जॉन सीना बेल्ट लेके रैंडी ऑर्टन को टारगेट करते हैं, लेकिन ये तो है वाइपर द लेजेंड किलर। वो बचते हैं और जॉन सीना को फिर एक आरक्यू मिलता है और फिर रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बेल्ट दिखा के ये कहते हैं कि अब मैं नेक्स्ट चैंपियन बनने वाला हूं बैकलैश में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये जानना है कि बैकलैश में क्या होगा, क्या रैंडी ऑर्टन सच में बैकलैश में न्यू चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि रैंडी ऑर्टन चैंपियन क्यों बन सकते हैं, क्योंकि ये बस थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन क्यों नहीं बन सकते और जॉन सीना क्यों रिटेन कर सकते हैं ये लंबा होगा। तो इसलिए पहले रैंडी ऑर्टन वाला सुन लो। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनाना चाहे तो इसके पीछे बस एक कारण हो सकता है। पहला तो यही है कि रैंडी ऑर्टन भी जॉन सीना की तरह लेजेंड है और रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के रिकॉर्ड के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और शायद रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का रिकॉर्ड 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ के 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि जॉन सीना को अब मूवीज़ के लिए बाहर जाना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उनकी नई मूवीज़ का ट्रेलर भी आ रहा है, तो उनके अपनी नई मूवी के लिए बाहर जाना है, नई मूवी की शूटिंग करनी है, तो जॉन सीना को कुछ टाइम के ब्रेक की ज़रूरत है। तो ये भी हो सकता है शायद इसलिए जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को टाइटल ड्रॉप कर दे, लेकिन मुझे लगता है इसके चांसेस बहुत कम है। ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला, रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स ने क्या गलती की दोनों देख लीजिए। कॉडी ने जो गलती की थी रैंडी ऑर्टन भी वही गलती दोहरा रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को हिंट्स कर रही है कि देख लो भाई कौन जीतने वाला है। याद है ना, कॉडी रोड्स ने बैक टू बैक जॉन सीना को 2 क्रॉस थ्रोज मार दिया था और उसके बाद क्या हुआ, कॉडी रोड्स रेसलमेनिया 41 में हार गया, अपना टाइटल अपनी इज्जत सब कोई। और अब रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को बैक टू बैक 2 आरक्यू दे चुके हैं और मुझे लगता है कि अभी भी रैंडी ऑर्टन पास दे आएंगे। रैंडी ऑर्टन बैक टू बैक और आरक्यू जॉन सीना को जरूर लगाएंगे और इनका आर्ग्यूमेंट बहुत ऊपर तक जाने वाला है। और उसके बाद बैकलैश में भी वही होगा जो कि रेसलमेनिया 41 में हुआ था। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। दूसरा कारण है जो कि जॉन सीना खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को हिंट दे रहे हैं, वो ये है लास्ट टाइम चैंपियन। लास्ट टाइम इज नॉट द लास्ट चैंपियन। जॉन सीना इस बात पे इतना जोर दे रहे हैं कि मैं लास्ट चैंपियन हूं, मैं टाइटल को लेके घर जाऊंगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा क्यों कर रहा है, स्क्रिप्ट राइटर ऐसा क्यों कर रहा है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि स्क्रिप्ट राइटर ये बताना चाहता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के दिमाग में ये बात बैठ गया है कि जॉन सीना लास्ट चैंपियन है, वो टाइटल लेके घर जाएगा। तो अगर जॉन सीना अपने पहले ही टाइटल डिफेंस में हार गए तो उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जॉन सीना अपने आखिरी टाइटल डिफेंस में हारेंगे, उससे ज़्यादा जल्दी नहीं। और मुझे लगता है कि जॉन सीना कॉडी रोड्स के हाथों ही हारेंगे, उसके अलावा शायद फिलहाल कोई जॉन सीना को हरा नहीं सकता। और कॉडी रोड्स ने भी अगर हाल फिलहाल चैलेंज किया तो कॉडी रोड्स भी हार जाएगा, लेकिन जॉन सीना के आखिरी मैच में जॉन सीना अपना टाइटल हार जाएंगे और शायद उसी वक्त जॉन सीना फिर से फेस टर्न हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी तो मुझे लगता नहीं है कि जॉन सीना हारने वाले, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर आप लोगों को उम्मीद है तो आप लोग भी बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि जॉन सीना इतनी जल्दी रैंडी ऑर्टन से हार जाएंगे अपना पहले टाइटल डिफेंस में? मुझे तो नहीं लगता। वही बैकलैश है, इतना बड़ा कोई पेपर है भी नहीं कि बैकलैश में टाइटल चेंज होगा ही, मुझे तो नहीं लगता है। वो भी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने जॉन सीना, तो इतनी जल्दी कैसे हार जाएंगे? मुझे तो उम्मीद नहीं है। तो इसलिए 90 नहीं कहूँगा मैं, 80% चांस ये है कि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचा लेगा। तुम लोग भी कमेंट करो यार, और तुम लोगों को क्या लगता है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा पाएगा या फिर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचा लेगा? ये बैकलैश 2025 का मेन इवेंट हो सकता है। और बैकलैश के और भी ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, जैसे कि वुमेन्स टाइटल के लिए मैच हो रहा है नाया जैक्स वर्सेस टिफनी का। एक बार फिर से, काफी बार इनका मैच हो चुका है। टिफनी ने अपना मनी इन द बैंक नाया जैक्स के ऊपर ही कैश इन किया था और उसके बाद नाया जैक्स को भी एक मौका मिला, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच खत्म हो गया। लेकिन अब फिर से नाया जैक्स वर्सेस टिफी का मैच हो रहा है। रेसलमेनिया 41 में किसी को उम्मीद नहीं थी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि शार्लेट को टिफनी हरा देगी, लेकिन ऐसा हुआ यार, कमाल कर दी टिफी। टिफी टाइम चल चुका है रेसलमेनिया 41 में, टिफी ने शार्लेट को हरा दिया और टिफी बन गई न्यू बनने गई यार, अपने टाइटल को रिटेन कर लिया टिफी ने। किसी को उम्मीद नहीं थी कि टिफी शार्लेट को हरा देगी, लेकिन टिफी ने हरा दिया। और उसके बाद सेलिब्रेट करने के लिए टिफी आई स्मैकडाउन में और उसके बाद टिफी को चैलेंज किया जेड कारगिल ने। जेड कारगिल जो कि नियोमी को हरा चुकी थी, और जेड कारगिल को अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी पावरफुल दिखाया जा रहा है और टिफी को भी पुश दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टिफी उसके चैलेंज के लिए मना तो करेगी नहीं। तो
तो टिफी ने जेड कारगिल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों का मैच हो रहा था और अच्छा ठीक ठाक भी जा ही रहा था, लेकिन तभी नियोमी बीच में आ गई और नियोमी ने जेड कारगिल के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद यह तो कंफर्म हो गया कि नियोमी और जेड कारगिल की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। इन दोनों का भी मैच बैकलैश में देखने को मिलेगा और उसके बाद होता है नियोमी और टिफी का फेस ऑफ। इससे पहले वहां पर टिफी कुछ कर पाती है, टिफी पे पीछे से हमला कर देती है उनकी पुरानी दुश्मन या फिर मैं कहूं उनकी पुरानी दोस्त नाया जैक्स। आप लोगों को तो याद ही होगा टिफी ने अपने टाइटल को कैसे जीता था, नाया जैक्स के ऊपर कैश इन करके। तो अब नाया जैक्स को इसका बदला चाहिए यार, कब तक तुम कैश इन करोगे मेरे पे, मैं बदला नहीं लूंगा इसका। नाया जैक्स को उनका बदला और उनका टाइटल दोनों का दोनों वापस चाहिए। तो नाया जैक्स ने यह फैसला कर लिया है कि वो टिफी से उनका टाइटल छीन के रहेंगी चाहे जो भी हो जाए। तो नाया जैक्स टिफी के ऊपर हमला कर देती है। नियोमी जेड कारगिल के साथ बिजी है, नाया जैक्स टिफी के साथ बिजी है। नाया जैक्स टिफी को इंजर्ड करने की कोशिश करती है, टाइटल भी हवा में दिखाती है और टाइटल हवा में दिखाने का मतलब साफ है कि नाया जैक्स अब टिफी को WWE वुमेन्स टाइटल के लिए चैलेंज करेगी। और फाइनली बैकलैश 2025 में टिफी और नाया जैक्स का मैच होगा और साथ ही साथ जेड कारगिल और नियोमी का रीमैच भी होगा। अब सवाल ये है कि इसमें कौन जीतेगा, यहां पर कोई सवाल ही नहीं है, इसका सिर्फ जवाब है और इसका जवाब है टिफी जीतेगी। टिफी ने शार्लेट को रेसलमेनिया जैसे प्लेटफॉर्म में हराया है। WWE ने टिफी को इतना पूछ दिया है कि उसने शार्लेट को हरवा दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि टिफी नाया जैक्स से हार जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, टिफी नाया जैक्स से भी नहीं हारेगी। शायद वो जेड कारगिल से शायद हार सकती है, गारंटी नहीं है, लेकिन टिफी नाया जैक्स से तो नहीं हारेगी। टिफी अपने टाइटल को बचा लेगी और वहां दूसरी तरफ जेड नियोमी को हरा के फाइनली इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर देगी। एक तरफ जेड कारगिल भी जीत जाएगी, एक तरफ टिफी भी जीत जाएगी। तो आगे जाके इन दोनों का मैच जरूर हो सकता है। ये मैच देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एक तरफ जेड कारगिल, दूसरी तरफ टिफी और वुमेन्स चैंपियनशिप दांव पे। तो तुम लोग भी कमेंट में जरूर बताओ कि इस मैच में कौन जीतेगा, कौन जीत सकता है इस मैच में, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। वैसे लड़कियों का और भी मैच हो रहा है, लेकिन इस बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। फिलहाल बात करते हैं दूसरे मैच के बारे में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट टाइटल के मैच के बारे में, अपने जेकब फाटू के मैच के बारे में कि जेकब फाटू के मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जेकब फाटू जो कि रेसलमेनिया 41 में न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं। वैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि एलए नाइट को जेकब फाटू हरा देगा और वैसा ही हुआ, एलए नाइट को जेकब फाटू ने हरा दिया और अब जेकब फाटू न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है। उसके बाद जेकब फाटू स्मैकडाउन में आता है और जेकब फाटू की जीत की पूरी क्रेडिट सोलो लेता है। सोलो बोलता है देखो मैंने जितवा दिया जेकब फाटू को, अगर मैं नहीं होता, क्योंकि फैमिली में रोमन रेंस, जय, जिमी और भी हमारे फैमिली मेंबर जो कि ब्लड लाइन का हिस्सा है, वो कोई नहीं चाहता था कि जेकब फाटू यहां पर WWE में आए, क्योंकि सब जानते थे कि जेकब फाटू आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो किसी को भी जेकब फाटू के ऊपर बिलीव नहीं था, लेकिन मुझे जेकब के ऊपर यकीन था कि ये अगर WWE में आ गया तो उसके बाद WWE में बवाल कर देगा। और ऐसा ही हुआ, जेकब WWE में आ गया और उसके बाद जेकब ने बवाल कर दिया। जेकब अब न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है और जेकब की जीत का जो भी क्रेडिट है सिर्फ और सिर्फ मुझे जाता है। जेकब फाटू बहुत देर से सुन रहा था कि ये सोलो क्या कह रहा है। उसके बाद जेकब ने सोलो के हाथ से माइक छीना और कहा कि देखो मैं तो जीत चुका हूं, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जीतूंगा। और उसके बाद जेकब ने सोलो को कहा कि याद है ना मैंने क्या कहा था कि तुम हो या फिर ना हो, मैं तुम्हारी मदद या तुम्हारी मदद के बिना भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन सकता हूं। तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मदद नहीं करते तो मैं जीतता नहीं, मैं हार जाता? बिल्कुल भी नहीं। मैं रेसलमेनिया 41 में यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन के ही रहता, चाहे तुम रहो या फिर ना रहो। लेकिन इससे पहले जेकब और सोलो के बीच में और भी बात हो पाती। वहां पर आ जाते हैं एलए नाइट यानी कि फॉर्मर चैंपियन, और उसके बाद एलए नाइट जेकब फाटू से कहते हैं कि मुझे मेरा रीमैच चाहिए। इससे पहले जेकब एलए को कुछ जवाब दे पाता, वहां पर आ जाते ड्रू मैकिंटायर और ड्रू मैकिंटायर ने सबको यह याद दिलाया कि रेसलमेनिया 41 वो जीत चुके हैं। रेसलमेनिया 41 में उन्होंने डैमियन प्रीस्ट को हराया है और डैमियन प्रीस्ट को उसके होम टाउन में बेइज्जत कर दिया। और उसके बाद डैमियन प्रीस्ट और उनका कोई आमना सामना नहीं हुआ। डैमियन प्रीस्ट आज के स्मैकडाउन में बेचारे आए भी नहीं है, क्योंकि शायद वो इंजर्ड होंगे, शायद वो इधर उधर कहीं पड़े होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, डैमियन प्रीस्ट को अब मैं बेइज्जत कर चुका हूं और अब मैं किसी ऐसे रेसलर के साथ फाइट करना चाहता हूं जो कि मुझे कड़ी टक्कर दे सके और जिसे हराना में मुझे मजा आए, और वो और कोई नहीं है बल्कि है जेकब फाटू। तो ड्रू मैकिंटायर ने जेकब फाटू को चैलेंज कर दिया
और जेकब फाटू ने ड्रू मैकिंटायर की तरफ गुस्से से देखा। ऐसा लग रहा था कि शायद जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद एलए नाइट वहां पर थे। उसके और ड्रू मैकिंटायर के बीच में बहस होने लगी, मामला गर्म होने लगा और उसके बाद इस मामले को शांत करने के लिए वहां पर निक आए और निक के पास एक आइडिया था। निक ने यह कहा कि ड्रू मैकिंटायर और एलए नाइट के बीच में मैच होगा, जो जीतेगा वो जेकब फाटू को बैकलैश में फेस करेगा। फाइनल उसके बाद मैच हुआ शुरू ड्रू मैकिंटायर और एलए नाइट के बीच में। मैच अपने आखिरी मोड़ तक पहुंच ही रहा था कि तभी वहां सोलो आते हैं और सोलो एलए नाइट के ऊपर हमला कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर को समझ में नहीं आता कि सोलो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। सोलो ड्रू मैकिंटायर की मदद क्यों कर रहा है यह मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। अब ड्रू मैकिंटायर के पास पूरा मौका था, ड्रू मैकिंटायर जीत सकता था। ड्रू मैकिंटायर ने कहा 3, 2, 1, लेकिन जैसी क्लेमोर मारने वाला था वैसे ही वहां डैमियन पीस आया। डैमियन पीस जो कि रेसलमेनिया 41 के हार से पूरी तरीके से गुस्से में था। डैमियन पीस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर हमला कर देता है, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करता है, पूरी कोशिश करता है कि ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड हो जाए। मैच खत्म हो जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। अब एलए नाइट को गुस्सा आ रहा है। एलए नाइट डैमियन पीस से पूछता है कि तुमने ये क्या किया, मेरे मैच को तुमने खराब क्यों किया। इससे पहले डैमियन पीस और एलए नाइट के बीच में कुछ हो पाता। अब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को आ चुका था गुस्सा और अब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन टीम दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। पहले वो एलए नाइट को मारते हैं, फिर डैमियन पीस को, फिर जेकब फाटू, दोनों को रिंग के अंदर लेके जाता है, दोनों को अपना फिनिशर देता है। ड्रू मैकिंटायर तो पहली मार खा के गिरा हुआ है और अब जेकब फाटू अपना टाइटल हवा में उठा देता है। अब देखना यह है कि होगा क्या, तो मैं आपको बताता हूं। बैकलैश में होगा फैटल 4-वे मैच। अब आप लोग बोलेंगे फैटल 4-वे कैसे? ड्रू मैकिंटायर, एलए नाइट, डैमियन पेस, जेकब फाटू, सॉरी फैटल 4-वे नहीं, फैटल 5-वे। तो पांचवा कौन रहेगा मैं बताता हूं। पांचवा और कोई नहीं बल्कि रहेगा सोलो सिक्वा। डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें काफी टाइम से हिंट्स कर रही है कि सोलो सिक्वा और जेकब फाटू के बीच में अब हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं और सोलो सिक्वा अब कभी भी जेकब फाटू को धोखा दे सकता है। सोलो ने ड्रू मैकिंटायर को सिर्फ इसलिए जिताया ताकि ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू को हरा सके और न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन सके। डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें बहुत हिंट्स कर रहा है कि अब सोलो सिक्वा और जेकब फाटू की दूरियां बढ़ती जाएगी, उनके रास्ते अलग हो जाएंगे और शायद अब सोलो सिक्वा न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन सकता है या फिर शायद नहीं, लेकिन यह तो कंफर्म है कि सोलो और जेकब के बीच में दुश्मनी चालू हो सकती है। तो बैकलैश 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए होगा फैटल 5-वे मैच। तो ये मैच कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर इस मैच में देखा जाए तो इस मैच में सबसे ज्यादा जीतने के साथ जेकब फाटू के ही है। जेकब फाटू ही इन सबको हरा के इस मैच के विनर रहेगा। अगर जेकब फाटू के बाद कोई रह सकता है तो शायद सोलो, लेकिन और किसी का कोई चांस नहीं है कि इस मैच में वो जीत भी सकता है या नहीं। अब बात करते हैं गुंथर के बारे में और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे उसोस के बारे में। मुझे लगता है कि इनका रीमैच हो सकता है। शायद जे उसोस वर्सेस गुंथर का मैच एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को देखने को मिले और यहां पर जे उसोस को मिल सकता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। शायद सैमी ज़ैन अब हील टर्न करने वाले हैं और सैमी ज़ैन अब जे उसोस को चैलेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ हो सकता है। जे उसोस के पहले टाइटल डिफेंस के लिए मुझे लग रहा था पहले ब्रॉन ब्रेकर आएगा, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर तो अब कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है। तो गुंथर अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गया नहीं है। गुंथर कमेंटर लोग से पंगे ले रहा है, तो मुझे लगता है कि गुंथर को अब रीमैच मिलना चाहिए। तो अब लगता है कि जे उसोस वर्सेस गुंथर का भी मैच होगा और इस मैच में सैमी ज़ैन हील टर्न कर सकते हैं और उसके बाद जे उसोस और सैमी ज़ैन की भी दुश्मनी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को देखने में मिल सकती है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताओ कि जे उसोस और सैमी ज़ैन की दुश्मनी आप लोगों को कैसी लगेगी, कितनी अच्छी लगेगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि रोमन रेंस का बैकलैश में क्या होने वाला है। जैसा कि रेसलमेनिया 41 में मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को कहा था, तुम लोगों को कहा था, जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखता है उसे मैंने कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 में पॉल हेमन सेथ रॉलिंस का साथ देंगे और फाइनली पॉल हेमन रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को धोखा दे देगा। मुझे ये सब पता था, मैंने सबको बताया भी और तुम लोगों ने माना भी। लेकिन रॉ में पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस साथ में आते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, मुझे पता था कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के लिए किसी और को भी जरूर लाएगा, क्योंकि रोमन रेंस और सीएम पंक का सामना तो सेथ रॉलिंस अकेले कर नहीं पाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रॉन ब्रेकर होने वाला है। यह चीज तो मुझे भी सरप्राइज कर गई कि ब्रॉन ब्रेकर ने फाइनली आके सेथ रॉलिंस का साथ दे दिया और अब ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस दोनों पॉल हेमन का ही है, इतना तो कंफर्म हो चुका है।
कि इन चारों का मैच बैकलैश में जरूर होगा, लेकिन इस मैच में बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स है और सबको ये जानना है कि क्या डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सेथ रॉलिंस का ये फाइनल टीम है, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर, बात खत्म, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। सेथ रॉलिंस के नाम में टीम के लिए एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। पहले तो ये ड्रू मैकिंटायर का नाम था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो अब इंगेज हो चुके हैं। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर नहीं आ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि बैकलैश में 2 वर्सेस 2 मैच हो और ड्रू मैकिंटायर जो कि पहली यूनाइटेड स्टेट टाइटल का मैच हार चुके हो, वो इस मैच में इन्वॉल्व होके रोमन रेंस को भी हरवा दे। ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये मैच 3 वर्सेस 3 का हुआ तो फिर क्या होगा? यानी कि सेथ रॉलिंस की टीम में एक पावरफुल मेंबर आने वाला है। मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि वो और कोई नहीं बल्कि पॉल हेमन का ही क्लाइंट है। कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ उसका नाम। 3, 2 और 1 मैं बताता हूं। उसका नाम और कोई नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। सोचिए, पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर और ब्रॉक लेसनर, कितनी खतरनाक और डोमिनेटिंग टीम बनेगी। और इस टीम को कोई हरा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। और एक तरफ है रोमन रेंस और सीएम पंक, दोनों खतरनाक है, दोनों अच्छे हैं, दोनों को पुश भी मिला हुआ है, दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर सुपरस्टार है। लेकिन इन दोनों को भी मदद की जरूरत है। उन दोनों को किसकी मदद की जरूरत है? जाहिर सी बात है, एक ऐसे सुपरस्टार की जो कि ब्रॉक लेसनर के टक्कर में खड़ा हो पाए। और वो सुपरस्टार कौन है? वो है अपना डीन एम्ब्रोस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैसे आएगा, क्यों आएगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी क्यों आएगा? बहुत लोग मेरी बात मानते हैं कि डीन एम्ब्रोस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहिए। मैं भी ये कह रहा हूं आना चाहिए। और बहुत कोई ये कहते हैं कि डीन एम्ब्रोस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आना चाहिए। तो आज इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि बैकलैश में डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने के और रोमन रेंस का साथ देने के कितने % चांस है। तो सुनिए ध्यान से। पहले डीन एम्ब्रोस के करियर की तरफ चाहिए। डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई से गया क्यों? इसका जवाब डीन एम्ब्रोस ने खुद अपने इंटरव्यू में दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसे कौन सी बात पसंद नहीं आ रही थी। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस तीनों ने एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तीनों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही टाइम पे खत्म हो रहा था। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया, लेकिन डीन एम्ब्रोस अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए तैयार थे ही नहीं। इसका कारण 2 था। पहले तो मिस्टर मिकमैन उन्हें पसंद नहीं थे। डीन एम्ब्रोस की मिस्टर मिकमैन के साथ बनती नहीं थी। और दूसरा, स्टोरी लाइन। डीन एम्ब्रोस की स्टोरी लाइन इतनी वाहियात चल रही थी और बिना सर पैर के इधर उधर चल रही थी। यानी कि डीन एम्ब्रोस को हिल टर्न करवाया गया, वो भी उसी रात जिस रात रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गए बीमारी की वजह से। उसी रात को डीन एम्ब्रोस को हिल टर्न करवाया गया। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये ओरिजिनल प्लान था नहीं। डीन एम्ब्रोस ने मना किया था कि आज की रात वो हिल टर्न नहीं करते हैं, क्योंकि आज रोमन रेंस गया है और ये कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि ओरिजिनल है कि रोमन रेंस आज अपनी बीमारी की वजह से टाइटल छोड़ के गया है, तो आज मैं हिल टर्न नहीं करूंगा, कभी और करूंगा, इवेंट में करूंगा या अगले रॉ स्मैकडाउन में करूंगा, कभी और कर लूंगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फोर्स किया कि तुम आज ही हिल टर्न करो। तो डीन एम्ब्रोस ने हिल टर्न कर दिया। फैंस का बहुत बू मिला, डीन एम्ब्रोस को सपोर्टिंग नहीं मिला। चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। डीन एम्ब्रोस हिल टर्न किए। डीन एम्ब्रोस ने चैलेंज किया सेथ रॉलिंस को। डीन और सेथ का मैच हुआ। डीन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। यहां तक सब कुछ ठीक था, डीन बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा हिल टर्न होने के बाद दूसरे या तीसरे टाइटल डिफेंस में डीन एम्ब्रोस अपना टाइटल हार जाता है, वो भी किसके हाथों? बॉबी लैशली के हाथों, जिसका दूर दूर तक अभी फिलहाल स्टोरी लाइन में कोई पुश था ही नहीं। उसके हाथों डीन एम्ब्रोस अपना टाइटल हार जाता है। यहां से डीन एम्ब्रोस का दिमाग होता है खराब कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मुझे हिल टर्न करवाया क्यों जब मेरा टाइटल हरवाना था बॉबी लैशली से, क्यों करवाया मुझे हिल टर्न? और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीत गए। सेथ रॉलिंस अब ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर रहे हैं और इस बात के चांसेस थे कि सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। ये सब चल रहा था और डीन एम्ब्रोस को कोई अच्छी स्टोरी लाइन मिल नहीं रही थी। हारना और जीतना सबका लगा रहता है, वो सब ठीक है, वो सब चलता है। लेकिन यहां पर एक और कांड भी हुआ। लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी डीन एम्ब्रोस को पीट रही थी। नाया जैक्स डीन एम्ब्रोस को धक्का मार रही है, डीन एम्ब्रोस के ऊपर अटैक कर रही है। EC3 जो कि नया आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, नया आया था, वो डीन एम्ब्रोस को हराने की नौबत पे ला रहा है, डीन एम्ब्रोस को पीट रहा है। तो डीन एम्ब्रोस को लग रहा है कि यार ये कैसी स्टोरी लाइन चल रही है यार,
रोमन रेंस का करियर देखो, सेथ रॉलिंस का देखो, मेरा देखो, मेरी क्या स्टोरी लाइन बना के रख दी इन लोगों ने। तब डीन एम्ब्रोज ने यह फैसला किया कि भाई बहुत हो गया, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जा रहा हूं। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को रहना तो रहे, लेकिन अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जा रहा हूं। और उसी टाइम एईडब्ल्यू का हाइप था। क्रिस जेरिको, टोनी खान मिलके एईडब्ल्यू को बना रहे थे। सबको एईडब्ल्यू को देख के एक्साइटेड था कि हाँ भाई नया नया सुपरस्टार लोग आएगा एईडब्ल्यू में। और क्रिस जेरिको पूरा प्रमोशन कर रहा था। कॉडियोस क्रिस जेरिको जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतना बड़ा बड़ा सुपरस्टार एईडब्ल्यू के पहले ही इवेंट का हिस्सा रहने वाला था। सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई अब तो होने वाला है, एक ऐसा पेपर व्यू आ चुका है, एक ऐसा रेसलिंग कंपनी आ चुका है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को टक्कर देने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को हराने वाला है। सबको मज़ा आ रहा था कि भाई अब तो होगा कुछ कांड, अब तो बवाल होगा, अब आएगा मज़ा। तो डीन एम्ब्रोज को भी ऑफर मिला और यहाँ पर दूसरी तरफ डीन एम्ब्रोज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ख़त्म। तो डीन एम्ब्रोज ने ऑफर कर लिया एक्सेप्ट। ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता चली। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डीन एम्ब्रोज को रोकने की बहुत कोशिश की। उसे कहा कि ठीक है, हम लोग तुम्हें अच्छी स्टोरी लाइन देंगे, टाइटल मैच भी देंगे, टाइटल जितवा भी देंगे, रुक जाओ यार। लेकिन डीन एम्ब्रोज रुका नहीं, क्योंकि डीन एम्ब्रोज का मूड अब उठ चुका था। उसके बाद डीन एम्ब्रोज को मनाने के लिए रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी आए। रोमन और सेथ ने भी डीन को मनाने की बहुत कोशिश की कि यार मत जाओ यार, शील्ड है यार, तुम चले जाओगे शील्ड टूट जाएगी, फिर हम लोग शील्ड कभी रीयूनाइट कर नहीं पाएंगे, तो क्या कैसे चलेगा काम। तो डीन एम्ब्रोज तब भी नहीं माने, डीन एम्ब्रोज फिर भी नहीं माने। तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई समझ गए कि डीन एम्ब्रोज अब नहीं रुकने का। तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैसला किया कि डीन एम्ब्रोज के जाने के बाद बस फाइनल एक बार शील्ड को और बुला लो। और उसके बाद तो हम सबको स्टोरी पता है कि रोमन रेंस अपनी बीमारी से वापस लौट आ गए और रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को बुलाया और बोला कि यार मैं बीमार था, तब मैंने एक बात सीखी कि जो है यही है, कभी भी कुछ भी खत्म हो सकता है, जिंदगी खत्म, नाराजगी खत्म, तो अपनों से गुस्सा होकर नहीं रहा जा सकता। तो बुलाओ यार डीन एम्ब्रोज को ही बुलाओ, हम लोग शील्ड को रीयूनाइट करेंगे। डीन एम्ब्रोज आते हैं, लेकिन इन तीनों का एक साथ आना भी काफ़ी फिल्मी था। बॉबी लैशली, ब्रॉन, बैरन कॉर्बिन और ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते तीनों के ऊपर और कहते हैं कि तुम तीनों को कभी एक साथ नहीं आने देंगे, शील्ड कभी रीयूनाइट नहीं होगी। लेकिन आखिरकार शील्ड रीयूनाइट हो जाती है और फाइनली फास्ट लाइन में, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल पेपर व्यू में शील्ड अपना आखिरी मैच करती है, शील्ड मैच खत्म करती है, शील्ड विनर बनती है। लेकिन यहां पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शील्ड को लेकर एक पूरा लाइव इवेंट बनाया, द शील्ड फाइनल चैप्टर। अगर तुम लोगों को याद नहीं होगा तो बता देता हूं मैं, द फाइनल चैप्टर। तो उस फाइनल चैप्टर में भी शील्ड ने इन तीनों के साथ ही फाइट किया, बैरन कॉर्बिन, ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली, इन तीनों के साथ ही फाइट किया शील्ड ने। और शील्ड ने हर बार हर फाइट में इन तीनों को हराया। और फाइनली उसके बाद रॉ में डीन एम्ब्रोज को ट्रिब्यूट दिया गया। डीन एम्ब्रोज को रेसलमेनिया के बाद, रेसलमेनिया में जब सेथ रॉलिंस चैंपियन बन चुके थे और डीन एम्ब्रोज अब फाइनली टाटा बोल के जाने वाले थे, तो डीन एम्ब्रोज को सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस ने पूछ दिया कि भाई ट्रिब्यूट दिया कि हाँ ठीक है, हमारा दोस्त जा रहा है, हमारा भाई जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को तब डीन एम्ब्रोज की कमी का एहसास हुआ। तब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस सोचे कि अरे यार डीन एम्ब्रोज चला गया तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, फिर तो शील्ड कभी बन ही नहीं सकती। और फाइनली डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के एईडब्ल्यू में चले गए, एईडब्ल्यू चैंपियन बन गए। लेकिन उस टाइम के हालात और अभी के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिपल एच एक से बढ़कर एक स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को दे रही है। ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को यह बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, मैं अपनी मनमानी करूंगा, मैं तुम लोगों की बात भी सुनूंगा, तुम लोग भी अगर कुछ बोलो, अगर तुम लोगों को भी कुछ पसंद आता है, तुम लोगों को कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे बोलो, मैं अपने हिसाब से भी चेंज करूंगा। और भाई लोग तुम लोग मानो या फिर ना मानो, लेकिन ट्रिपल एच और विंस मैकमैन में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रिपल एच खुद एक रेसलर रह चुका है। ट्रिपल एच के इन सब की एक पर्सनल बॉन्डिंग है। सब कोई ट्रिपल एच को पसंद करते हैं, सब कोई ट्रिपल एच को प्यार करते हैं, सब कोई ट्रिपल एच को चाहते हैं और सब कोई जानते हैं कि ट्रिपल एच उनकी बात सुनेगा। तो ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बहुत उम्मीद है और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ट्रिपल एच को बहुत पसंद करते हैं। ट्रिपल एच ने क्या क्या किया है यार, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई ये लड़का कुछ करेगा, सिंगल टाइटल कभी जीत सकता है। उस को ट्रिपल एच ने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल जितवाया, उसके बाद रॉयल रंबल का विनर, वो भी जॉन सीना के सामने विनर बनाया। भाई ऐसा भी नहीं कि जे उसो किसी एरे गैरे को गिरा के विनर बन गया, जॉन सीना के सामने विनर बनाया। भाई ट्रिपल एच की इज्जत सब कोई करता है यार। जे उसो जिसके बारे में
कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि जॉन सीना को हराएगा। जॉन सीना को बाहर करके भाई, वो भी ऐसे रॉयल रंबल में जिसमें रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस सब कोई था। और खासकर कि जॉन सीना, सबसे बड़ा बात तो जॉन सीना का था। जॉन सीना सबको बता चुका था कि ये इसका लास्ट रॉयल रंबल है और इस रॉयल रंबल में अगर जॉन सीना नहीं जीतेगा तो वो रेसलमेनिया में जाके फाइट नहीं कर सकता, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। और इन सब के होने के बावजूद भी सीएम पंक को भी जीतना था रॉयल रंबल, क्योंकि सीएम पंक को जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना था। सीएम पंक ने एक बार भी मेन इवेंट नहीं किया था रेसलमेनिया को, उन्हें करना था मेन इवेंट रेसलमेनिया को, लेकिन सीएम पंक भी नहीं जीता, सेथ रॉलिंस भी नहीं जीता। जॉन सीना भाई आखिरी में, मैं बता रहा हूं ना, आखिरी में जब जॉन सीना और जे उसो बचा ना, तो मुझे लग रहा था कि अब तो जॉन सीना पक्का जीतेगा, जे उसो रनर अप रहेगा लेकिन जॉन सीना जीत के जाएगा। लेकिन यार शॉकिंग, वर्ल्ड को शॉक कर दिया जे उसो ने, जब जे उसो ने जॉन सीना को बाहर किया। जॉन सीना को हरा के जे उसो बन गए न्यू रॉयल रंबल विनर। भाई साहब क्या विनर बनाए जे उसो, मजा आ गया देख के। उसके बाद ये लगा था कि भाई जे उसो किसे चैलेंज करेगा, गुंथर को चैलेंज किया जे उसो ने। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ट्रिपल एच ने दिया एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जे उसो बन गया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ट्रिपल एच ने 2025 की शुरुआत में ये कही थी, नेटफ्लिक्स एरा की शुरुआत में कही थी ट्रिपल एच ने कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो, ये सोचते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पुराना डब्ल्यूडब्ल्यूई है, तुम प्रिडिक्ट कर लोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम्हें 2025 में ऐसे ऐसे शॉक्स देने वाली है जिसका तुम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा कुछ हो सकता है। और ट्रिपल एच ने अपनी बात रखी यार, जे उसो रॉयल रंबल विनर, जे उसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। उसके बाद सबसे अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला जब जॉन सीना ने 25 साल के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के बाद, 25 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई फेस रहने के बाद जॉन सीना ने हिल टर्न किया, फैंस के अगेंस्ट हो गए जॉन सीना। ये ट्रिपल एच का डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को सबसे बड़ा सरप्राइज था। अगर कोई भी ये कहता ना कि जॉन सीना हिल टर्न करने वाला, मैं कहता या कोई और यूट्यूबर कहता, तो कोई भी इस बात पे बिलीव करता ही नहीं कि जॉन सीना हिल टर्न करेगा। सबको लग रहा था कि कॉडी करेगा, लेकिन जॉन सीना के बारे में किसी के दिमाग में आया तक नहीं कि जॉन सीना हिल टर्न करने वाला है। अगर कोई बोलता भी ना तो किसी को बिलीव नहीं आता। ये ट्रिपल एच की सोच है, ट्रिपल एच की स्क्रिप्ट राइटिंग है कि ट्रिपल एच ने ये सब सोचा है। तो भाई हैट्स ऑफ ट्रिपल एच। तो ट्रिपल एच ने यह साबित कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी नेटफ्लिक्स में गया है तो नेटफ्लिक्स तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कह ही रहा है कि भाई जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ। नहीं तो सोचो, कॉडियोस ने जब टाइटल जीता तो कॉडियोस का पहला ओपोनेंट कौन था, याद करो कौन था कॉडियोस का पहला ओपोनेंट। ऐसा कोई खास मैच नहीं हो रहा था जिसे देखने के लिए सब बावला हो रहा था कि भाई कॉडी को हराएगा कि नहीं हराएगा, कॉडी को हराएगा कि नहीं हराएगा। और जॉन सीना का पहला टाइटल डिफेंस देखो, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, पहला टाइटल डिफेंस। सोचो कि पहला ये है तो आगे जाके क्या क्या होगा, सोचो जॉन सीना का। तो ट्रिपल एच ने नेटफ्लिक्स एरा के टाइम ये कह दिया था कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरीके से बदलने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा सब कुछ होगा जिसकी उम्मीद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने कभी अपने सपनों तक में नहीं की होगी। तो और वैसा ही हुआ, जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अब जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच हो रहा है। ये सब बताने के पीछे मेरा बस इतना कारण है कि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी कुछ भी कर सकता है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आ सकता, डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू के साथ है, भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के जा रहा है। सीएम पंक भी ऐसा कर चुका है। सीएम पंक का भी एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, सीएम पंक का पंगा हो गया था और तब सीएम पंक ने एईडब्ल्यू को छोड़ दिया। जो टॉप के स्टार रहते हैं ना, वो कभी भी किसी भी कंपनी को कभी भी छोड़ सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी को कब छोड़ दे। वैसे भी एईडब्ल्यू का कुछ नहीं हो सकता, एईडब्ल्यू का कुछ नहीं हो सकता। जो ये सोच रहा है ना कि एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली को फायदा है, वो तुम लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यार कॉडी को देखो, कॉडी रोज को वहां पर सबने बू करना शुरू कर दिया था। सबको ये बोल रहा था कॉडी रोज को कि भाई अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम रिटायर कर जाओ, अब तुम फाइट उठ मत करो, तुम जाओ। और वहां से बंदा कॉडी रोज आया डब्ल्यूडब्ल्यूई में और ट्रिपल एच ने कॉडी रोज को क्या से क्या बना दिया। मेन इवेंट कॉडी रोज द मेन इवेंट, रोमन रेंस का टाइटल खत्म करवाया यार, 2 बार लगातार रॉयल रंबल का विनर बनाया कॉडी रोज को। सोचो कॉडी रोज जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आया उसके साथ क्या क्या हुआ है। सेथ रॉलिंस के साथ 3 मैच लगातार एक से एक,
उसके बाद 2 बार रॉयल रंबल मैच विनर, टैग टीम चैंपियन, सोलो सिक्वा का स्ट्रीक खत्म किया, रेसलमेनिया में मेन इवेंट किया, लगातार 3 बार मेन इवेंट किया कॉडी ने, और तीसरी बार रोमन को हरा के, रोमन रेस के इतने हजार दिन को कि टाइटल रेंज को खत्म करके कॉडी रोड्स चैंपियन बन गया, सोचो। और उसके बाद 1 साल तक टाइटल कॉडी के पास था, और अभी भी यही रूमर्स है कि जॉन सीना जाने से पहले टाइटल और पुश दोनों कॉडी को दे के जाएंगे। ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि ये सोचो कि WWE AEW से जो सुपरस्टार WWE में आता है उसके साथ कैसा बिहेव होता है। अभी रुसेव आया है, अलेक्सा ब्लैक आया है, धीरे धीरे करके तो सब वापस आ ही रहे हैं भाई। रुसेव आ रहा है, अलेक्सा ब्लैक आ रहा है, ब्रॉन स्ट्रोमैन आ रहा है, बहुत अब आने वाला है भाई। डीन एम्ब्रोज, लिख के बात रख लो कि डीन एम्ब्रोज का कभी भी शॉकिंग न्यूज आ सकता है कि डीन एम्ब्रोज रिमूव हो चुका है और अब डीन एम्ब्रोज WWE में रिटर्न आएगा। उसके रिटर्न को WWE में कोई नहीं रोक सकता। और ट्रिपल एच बात कर रहा है, और ट्रिपल एच सबसे बड़ा सुपरस्टार को WWE में ला चुका है, और वो है CM पंक। CM पंक के बारे में ना कोई नहीं कह सकता था कि CM पंक WWE में दोबारा आएगा। सबको यह कहता था कि CM पंक WWE में दोबारा कभी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कुछ भी हो जाए, CM पंक WWE में कभी रिटर्न नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ट्रिपल एच ने बुलाया, स्टीफनी मैकमैन ने ट्रिपल एच से कहा भी कि क्या तुम CM पंक को ला सकते हो दोबारा, तो ट्रिपल एच ने कहा बिल्कुल। ट्रिपल एच ने CM पंक को कॉल किया, CM पंक को कहा कि देखो भाई, जो हो गया पुरानी बातें थी, मिस्टर मैकमैन के साथ तुम्हारा जो भी पंगा था, लेकिन अब WWE बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, और अब ये मौका है तुम्हारे यहाँ वापस लौटने का। एक बात तो माननी पड़ेगी, ट्रिपल एच का कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है। ट्रिपल एच ने CM पंक को कन्विंस किया और CM पंक रेडी हो गया कि भाई ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं अब आके रहूंगा। और CM पंक WWE में रिटर्न आ गया, और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि उसके बाद क्या हुआ, CM पंक WWE में रिटर्न आते हैं, और अब CM पंक की देखो क्या हालत है। CM पंक रिटर्न आते हैं, उसके बाद CM पंक रॉयल रंबल मैच में फाइट करते हैं, ड्रू मैकिंटायर के साथ इतना अच्छा इवेंट देते हैं, और उसके बाद फिर वो सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेस के वॉर गेम का हिस्सा बनते हैं। फिर रोमन सेथ रॉलिंग्स और CM पंक की दुश्मनी चलती है, उनका कितना अच्छा मैच चलता है। फिर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं CM पंक का सपना पूरा हो गया। CM पंक ने अपने करियर में आज तक रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया था, तो फाइनली उनका सपना पूरा हो गया रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का। CM पंक ने रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट कर दिया। सोचो, उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो सोचो कि WWE AEW से आए हुए सुपरस्टार को, जो सुपरस्टार वापस लौट के आता है, उसे कितना ज्यादा पुश देता है। और अभी भी देख लो यार, CM पंक की स्टोरी लाइन WWE की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन, अभी के हिसाब से CM पंक की स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन है। सोचो कि WWE कितना पुश दे रहा है CM पंक को, और काफी जल्दी CM पंक चैंपियन बनने वाला है। ये बात लिख के रख लो कि काफी जल्दी CM पंक भी चैंपियन जरूर बनेगा। तो भाई, जब CM पंक जैसा सुपरस्टार आ गया जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो जन्म में कभी नहीं आएगा, तो डीन एम्ब्रोस क्यों नहीं आ सकता। डीन एम्ब्रोस के 2 भाई हैं यहाँ पर यार, सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेंस, दोनों डीन एम्ब्रोस के 2 बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर है, तो डीन एम्ब्रोस यहाँ पर क्यों नहीं आएगा। डीन एम्ब्रोस ने ऐसा भी WWE के बारे में कुछ कहा नहीं है, जबकि CM पंक ने WWE की धज्जी उड़ा दी थी। CM पंक ने WWE के बारे में क्या क्या नहीं इंटरव्यू दिया, जॉन सीना के बारे में बोला, ट्रिपल एच के बारे में बोला, मिस्टर मैकमैन के बारे में बोला, स्टीफनी मैकमैन के बारे में बोला, किसके बारे में CM पंक ने क्या क्या नहीं बोला, बताओ ना, कितने इंटरव्यूज दिए हैं। सेथ रॉलिंग्स ने अभी हाल फिलहाल में यह किया भी है कि CM पंक जब यहां से छोड़ के चला गया था, तो CM पंक का पूरा इरादा था कि वो WWE कंपनी को बर्बाद कर दे, WWE यूनिवर्स को बर्बाद कर दे, WWE को बंद कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये सही कह भी रहा था सेथ रॉलिंग्स। लेकिन CM पंक को देखो भाई, CM पंक जब लौट के आ सकता है तो फिर किसी और की बात तो करो ही मत। तो डीन एम्ब्रोस भी अब WWE में रिटर्न आ सकता है। ट्रिपल एच डीन एम्ब्रोस को भी WWE में रिटर्न लेके आ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट की अगर तुम लोग बात कर रहे हो ना, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि जो टॉप सुपरस्टार रहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके पेनल्टी दे के निकल सकते हैं। तो भाई, डीन एम्ब्रोस भी अब WWE के क्या, अब रेसलिंग के एक टॉप स्टार बन चुके हैं, और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब डीन एम्ब्रोस के पास से टाइटल गया, तो मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस अब WWE में रिटर्न आ सकते हैं, और ये एक परफेक्ट मौका है WWE में रिटर्न आने का। मैंने तुम लोगों को कई बार कहा है कि WWE अपने आने वाली स्टोरी लाइन के बारे में हिंट्स देना शुरू कर देती है। जैसे कि देखो, ये हुआ था, क्या हुआ था भाई,
मजा आ गया था। जैसे कि ये हुआ था, जे उसोस के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हिंट्स करना शुरू कर दिया था कि जे उसोस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, मेन टाइटल जे उसोस के पास आने वाला है। कैसे, याद करो, जे और जिमी के बीच में पंगा चल रहा था। जिमी रोमन के खिलाफ था लेकिन जे नहीं था, लेकिन फाइनली जे भी रोमन के खिलाफ हो गया, जिमी इंजर्ड हो गया, रोमन और जे का मैच हो रहा था। जे ने रोमन का पिन भी करवाया था मनी इन द बैंक में जब टैग टीम मैच हो रहा था। उसके बाद सिंगल्स मैच हुआ रोमन और जे का, और इस मैच में जे जीतने वाला था लेकिन जिमी ने उसे रोक दिया। जिमी और जे का मैच हुआ, जे जीत गया, जे ड्राफ्ट हुआ रॉ में, और उसके बाद पब्लिक का इतना सपोर्ट मिला जे को, इतना सपोर्ट मिला जे को कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये हिंट्स कर रही थी कि जे उसोस अब ऊपर जाने वाला है। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे उसोस के रॉ रंबल जीतने से पहले उसे टाइटल दिया, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल देने के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई का सिर्फ इतना मकसद था कि वो फैंस को तैयार करना चाहती थी कि देखो भाई, अब जे उसोस भी कभी भी चैंपियन बन सकता है, तुम लोग बस रेडी रहो जे उसोस को मेन चैंपियन देखने के लिए। और उसके बाद जे उसोस सोचो दूसरे पहले टाइटल डिफेंस में हार गया, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जे उसोस को रॉयल रंबल जितवाना था, जे उसोस को रॉयल रंबल तक ले जाना था, इसलिए जे उसोस को टाइटल हरवाया गया। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी सुपरस्टार के साथ ऐसा करे ना, तो तब समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है उस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के लिए, इसलिए ये सब हो रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस सुपरस्टार को एक मौका दिया। जे उसोस टाइटल हारता है, उसके बाद तो सब हिस्ट्री जानते हैं, रॉयल रंबल विनर, उसके बाद गुंथर को हराता है। अच्छा, रेसलमेनिया से पहले भी गुंथर और जे उसोस का मैच वर्ल्ड टाइटल के लिए हुआ, लेकिन यह मैच हुआ था सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। उस मैच में जे उसोस हार गया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंट्स करना शुरू कर रहा था कि इन दोनों का मैच रेसलमेनिया में होगा, जहां पर जे उसोस जीत के अपने टाइटल को एक बार न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेगा। और वैसा ही हुआ यार, रेसलमेनिया 41 में जे उसोस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया। अब वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें हिंट्स कर रहा है कि डीन एम्ब्रोज या कोई एक बहुत बड़ा सुपरस्टार रिटर्न आने वाला है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। शील्ड एक तरीके से बनने वाली है। एनएक्सटी में बहुत बार कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, जैसे याद है ना, शील्ड आती थी अंधेरा करके सुपरस्टार को मार देती थी, पावर बम दे देती थी, टेबल तोड़ देती थी। और एनएक्सटी के कमेंटर ने भी कहा है यार कि ये लोग तो जस्ट लाइक शील्ड कर रहे हैं। ये कहने की जरूरत नहीं थी, ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने कहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंट्स कर रहा है कि शील्ड एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर आ सकती है। रूमर है सेथ रॉलिंस का आमना सामना, और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस में बार बार शील्ड का जिक्र आना, बार बार ये बात कहनी कि तुमने शील्ड को तोड़ दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे कुर्सी मारी। ये कुर्सी मारने वाला इतना बात हाईलाइटेड क्यों हो रहा है? चलो एक बार हो गया, रेसलमेनिया में हो गया, रेसलमेनिया में कुर्सी मार दी, बात खत्म, चलो वहां पर भी बात खत्म हो गई। लेकिन ये बात, ये टॉपिक बार बार उठ क्यों रहा है कि तुमने मुझे कुर्सी मारी, तुमने मुझे कुर्सी मारी, तुम मेरे साथ ऐसा गलत कर रहे थे, तुम मेरे साथ ये कर रहे थे। ये टॉपिक बार बार सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई शील्ड को वापस बुलाना चाहती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को रिमाइंड करवा रही है कि शील्ड कैसे टूटी थी, और अब फैंस ये देखेंगे कि शील्ड कैसे बनेगी। लेकिन इस बार की शील्ड में और उस बार की शील्ड में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि इस बार शील्ड में 2 सुपरस्टार तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन एक बदलेगा। और इस बार एक और शील्ड में 3 नए सुपरस्टार रहेंगे भाई। जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन के बीच में मैच चला, वैसे ही शील्ड और न्यू शील्ड के बीच में मैच चलेगा। नई शील्ड आएगी, पुरानी शील्ड में कौन रह सकता है मैं आप लोगों को बताता हूं। सेथ रॉलिंस ने शील्ड बनाई थी, तो सेथ रॉलिंस पुरानी शील्ड का नाम लेंगे भाई। और देख लेना कुछ टाइम में रॉ में, स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस ये कहेंगे कि वो अब फिर से एक शील्ड को बना रहे। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो बता देता हूं कि सेथ रॉलिंस ने ही शील्ड को बनाया था। तो सेथ रॉलिंस बोलेंगे कि एक बार फिर से मैं शील्ड को बना रहा हूं, और शील्ड में इस बार पावर हाउस रहेगा ब्रॉन बेकर। याद है ना, ब्रॉन बेकर था, रोमन रेंस उस टाइम उस शील्ड में पावर हाउस था, इस शील्ड में पावर हाउस है ब्रॉन बेकर। और अब सेथ रॉलिंस की टीम में एक और खतरनाक प्लेयर आ सकता है, और वो खतरनाक प्लेयर कौन हो सकता है? वो खतरनाक प्लेयर हो सकते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। सुन के शौक लगा ना? सोचो, ब्रॉक लेसनर बिल्कुल आ सकते हैं और सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई नया सुपरस्टार भी आ सकता है, ड्रू मैकिंटायर भी आ सकता है।
और कोई सुपरस्टार मेरे दिमाग में फिलहाल तो ऐसा कोई सुपरस्टार मेरे दिमाग में नहीं है जो कि सेथ रॉलिंस के शील्ड को ज्वाइन कर सकता है। ब्रॉक लेसनर इसलिए क्योंकि वो पॉल हेमन का ही क्लाइंट है, तो शायद वो सेथ रॉलिंस की मदद कर सकता है। वैसे ही ब्रॉक लेसनर काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए नहीं है और ये रूमर्स आ रही है कि ब्रॉक लेसनर बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न अगर ब्रॉक लेसनर आएंगे तो ब्रॉक लेसनर करेंगे क्या? तो ब्रॉक लेसनर वही करेंगे जो कि ब्रॉक लेसनर करना चाहते हैं और ब्रॉक लेसनर रहेंगे शील्ड के साथ। तो सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर की ये शील्ड तो तैयार हो गई, लेकिन अब बाली रोमन रेंस की है। देखो भाई साहब, ये बात तो क्लियर है कि रोमन रेंस और सीएम पंक अकेले तो सेथ रॉलिंस और उसकी टीम का मुकाबला कर नहीं पाएंगे। ये कंफर्म है कि अकेले इनका मैच होने वाला है नहीं, कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। सेथ रॉलिंस के साथ पॉल हेमन भी है और ब्रॉन ब्रेकर भी है, और अब एक और सुपरस्टार आने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉक लेसनर या फिर कोई और डोमिनेटिंग आने वाला है सेथ रॉलिंस की टीम में, ये कंफर्म है। तो रोमन रेंस क्या करेंगे? अकेले तो वो फाइट कर नहीं पाएंगे 3-3, 4-4 से। तो रोमन रेंस बोलेंगे कि भाई अब हमें हाथ मिलाना चाहिए। तो आने वाले रॉ में हमें यह देखने को मिलेगा कि रोमन रेंस और सीएम पंक फाइनली ये दोनों हाथ मिला लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब फाइनली इन दोनों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। कारण एक है पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस। पॉल हेमन ने दोनों को धोखा दिया, सीएम पंक को भी और रोमन रेंस को भी, और सेथ रॉलिंस को तो दोनों पसंद नहीं करते, रोमन रेंस भी पसंद नहीं करते, और सीएम पंक की तो पूछो मत। सीएम पंक तो सेथ रॉलिंस से इतनी नफरत करते हैं कि इस बारे में कोई दो राय है ही नहीं कि सीएम पंक सेथ रॉलिंस से कितनी नफरत करते हैं। तो भाई रोमन रेंस और सीएम पंक आपस में हाथ मिला लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इन्हें जरूरत है किसी की मदद की, और वो मदद कर सकते हैं डीन एम्ब्रोस। अब ये फाइनल पूरा एक अच्छा मौका है डीन एम्ब्रोस की डब्ल्यूडब्ल्यूई की वापसी का। सोचो, डीन एम्ब्रोस शील्ड को टाटा बोल के गए थे, तो डीन एम्ब्रोस क्या सिंगल रिटर्न करेंगे? बिल्कुल नहीं। डीन एम्ब्रोस जब शील्ड को बाय बोल के शील्ड के मेंबर बन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए थे, तो वो वापस भी आएंगे तो शील्ड के मेंबर बन के आएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि ये रहेगी एक न्यू शील्ड, और इस शील्ड में सबसे पहले मेंबर रहेंगे डीन एम्ब्रोस, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। दूसरे मेंबर रहेंगे रोमन रेंस, और तीसरे मेंबर रहेंगे द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसके बारे में ये कहा भी नहीं जा सकता था कि वो किसी फैक्शन का हिस्सा रह सकते हैं, वो शील्ड जैसी फैक्शन का। वो रहेंगे सीएम पंक, डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस। इस टीम को हराना लगभग नामुमकिन रहेगा, और उसके बाद ये टीम सेथ रॉलिंस की टीम में अटैक करेगी, उनकी टीम को चैलेंज करेगी, और शायद ये भी हो सकता है कि शील्ड का जो सिग्नेचर मूव है पावर बम, ट्रिपल पावर बम, शायद ये ट्रिपल पावर बम सेथ रॉलिंस को भी मिल जाए। और फिर आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में मजा, क्योंकि फिर उसके बाद डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और सीएम पंक मिलके सेथ रॉलिंस की धज्जियां उड़ाएंगे, और फिर आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने में मजा। अब ये क्या हो सकता है? क्या डीन एम्ब्रोस बैकलैश में रिटर्न आ सकते हैं, या फिर डीन एम्ब्रोस रॉ या स्मैकडाउन में रिटर्न आएंगे? तो मैं आप लोगों को बताता हूं। मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस बैकलैश में रिटर्न आ सकते हैं। बैकलैश में रोमन रेंस और सीएम पंक वर्सेस सेथ और ब्रॉन ब्रेकर का या तो टैग टीम मैच होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इनका टैग टीम मैच नहीं होगा, क्योंकि टैग टीम मैच तो होगा तो इसको मेन इवेंट में डालना पड़ेगा, जबकि मेन इवेंट तो जॉन सीना का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनका शायद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो, या इन दोनों का कुछ सेगमेंट हो बैकलैश में। तो इन दोनों का सेगमेंट हो सकता है जहां पर सेथ रॉलिंस की तरफ से कोई तीसरा मेंबर आ जाए, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉक लेसनर, जो भी, और उसके बाद रोमन रेंस और सीएम पंक के ऊपर अटैक करे, और फिर रोमन रेंस और सीएम पंक की तरफ से एक सरप्राइजिंग मेंबर आए, और वो सरप्राइजिंग मेंबर और कोई नहीं बल्कि रहे डीन एम्ब्रोस। और डीन एम्ब्रोस को देख के तो वैसे भी सेथ रॉलिंस की सिस्टी गुम होने वाली है, पॉल हेमन की कुछ ट्रिक्स काम नहीं करेंगे, और उसके बाद डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और सीएम पंक मिलके सेथ रॉलिंस की टीम की बैंड बजाएंगे, और फिर शायद बैकलैश के आने वाले इवेंट में जब जॉन सीना कुछ टाइम का ब्रेक ले, तब ये लोग मेन इवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पेपर व्यू में। या फिर ये भी हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि डीन एम्ब्रोस सिर्फ बैकलैश में ही रिटर्न आए, ये भी हो सकता है कि रॉ और स्मैकडाउन में आ जाए, क्योंकि बैकलैश भी नेटफ्लिक्स में देने वाला है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले पेपर रिव्यूज को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, रॉ और स्मैकडाउन को भी बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि शायद आने वाले पेपर व्यू के लिए ही डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ जाए, और डीन एम्ब्रोस रिटर्न आते के साथ चैलेंज कर दे सेथ रॉलिंस और उसकी टीम को। भाई मजा तो तब आएगा ना जब डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और सीएम पंक शील्ड की तरह री एंटर करेंगे, भाई क्राउड की तरफ से आते हुए दिखेंगे, तो भाई कितना मजा आएगा। तो डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन रॉ या स्मैकडाउन में रिटर्न आने के डीन एम्ब्रोस के चांसेस है 40% और पेपर व्यू में रिटर्न आने के 60% चांस है।
लेकिन यार रॉ में अगर रिटर्न आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैकलैश में तब मैच फिक्स हो जाएगा और उसके बाद तो भाई मज़ा मज़ा है। और अगर डीन एम्ब्रोज आ गया तो उसके बाद तो फिर रोमन रेंस की टीम ही जीतेगी, न्यू शील्ड ही जीतेगी और कोई जीत भी नहीं सकता। लेकिन अगर डीन एम्ब्रोज रिटर्न नहीं आता है और अगर बैकलैश में टैग टीम मैच हुआ रोमन रेंस और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर का, तो उसके बाद इस बात की गारंटी है कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को जितवा के ही रहेंगे। देखो भाई, पॉल हेमन जिसके साथ आता है ना, सेथ रॉलिंस के साथ अभी बहुत कुछ हुआ है। सेथ रॉलिंस के पास पॉल हेमन आया है, रोमन रेंस के पास जब पॉल हेमन आया था ना, तो पॉल हेमन ने रोमन रेंस के बिग डॉग के कैरेक्टर को, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस, ज़्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नफरत करते थे, उसके बाद लवेबल हीरो को फेवरेट विलेन बना दिया कि सब कोई ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर को पसंद करने लगे। 2 साल तक भाई, 2-3 साल तक टाइटल को अपने पास रखना मजाक नहीं है। टाइटल को अपने, वो भी ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, फिन बैलर, ऐसे ऐसे सुपरस्टार को हरा के टाइटल को अपने पास चिपका के रखना आसान बात नहीं है। तो ये सब क्यों हुआ? रोमन रेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा है भाई कि अगर पॉल हेमन ना होता तो ट्राइबल चीफ भी नहीं होता। पॉल हेमन गया, ट्राइबल चीफ गया। तो भाई अब तो पॉल हेमन जा चुका है और रोमन रेंस ने ये कहा भी था कि पॉल हेमन अगर चला जाएगा तो ट्राइबल चीफ बनने का मजा भी नहीं आएगा, क्यों भाई पॉल हेमन रहता है तब ना ट्राइबल चीफ बनने का मजा आता है, तब ना रोमन ट्राइबल चीफ बनता है। और क्योंकि उसका वाइस मैन उसके पास है तो रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है। तो अब रोमन रेंस के पास फिलहाल तो उसका ट्राइब भी नहीं है, यानी कि सारा उसका जो ट्राइब है, जे उसोस, सैमी ज़ैन, जिमी उसोस, सब अपने अपने काम में लगा हुआ है, सब बिखरा हुआ है इधर उधर। तो रोमन रेंस के पास उसका ट्राइब भी फिलहाल नहीं है, तो रोमन रेंस के पास उसका वाइस मैन भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि रोमन रेंस अब ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर को थोड़ा आराम देंगे। और ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर को अगर रोमन रेंस आराम देंगे तो उसके बाद रोमन रेंस के लिए कौन सा कैरेक्टर बच गया? बिग डॉग? बिल्कुल भी नहीं। रोमन रेंस बिग डॉग के कैरेक्टर में अभी जाएंगे वापस नहीं, क्योंकि रोमन रेंस को भी पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस बिग डॉग के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। रोमन रेंस को यह बात बिल्कुल पता है। तो रोमन रेंस दोबारा इतने साल तक ट्राइबल चीफ होने के बावजूद, अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि रोमन रेंस को जब कोविड के बाद बुलाया गया ना, तो रोमन रेंस ने शर्त रखी कि भाई मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तभी आऊंगा जब मुझे हिल टर्न करवाओ और मुझे मेरे साथ पॉल हेमन को रखो, तभी मैं आऊंगा, उससे पहले मैं नहीं आने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस मान गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस बोला कि हाँ ठीक है बुलाओ यार रोमन रेंस को। तो अब रोमन रेंस इतनी सफ़र तय किया है, 3-4 साल तक सफ़र तय किया है अपने आप को टॉप स्टार बनाने के लिए, तो उसके बाद रोमन रेंस बिग डॉग तो नहीं बनने वाला। ये कंफर्म है कि रोमन रेंस अब बिग डॉग नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिग डॉग नहीं बनेगा तो उसके बाद रोमन रेंस क्या बन सकता है? क्लियर है, रोमन रेंस बन सकता है शील्ड का मेंबर। तो ये एक और साइन है जिसको लेके ये कहा जा सकता है कि द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब रिटर्न कर सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने से शील्ड को कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम लोग लिख के रख लो, द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाली है, चाहे अब आए या तब आए, लेकिन द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार फिर से रिटर्न करेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे हिंट्स दे रहा है यार, और इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस है। रोमन रेंस के बाद प्ले करने के लिए और कोई कैरेक्टर है नहीं, बिग डॉग रोमन रेंस बनेंगे नहीं, ट्राइबल चीफ पॉल हेमन के बिना अधूरा है। तो उसके बाद रोमन रेंस शील्ड ही बन चुके हैं। सोचो ना, रोमन रेंस के ऊपर भी तो सेथ रॉलिंस हमला कर सकता था। सीएम पंक जीत के चला था रेसलमेनिया 41 में। सीएम पंक अपने रास्ते वर्ल्ड हैवीवेट को चैलेंज करता है या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जो भी है, सीएम पंक अपने रास्ते जाता और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का पंगा चालू होता। पॉल हेमन रोमन रेंस को तब धोखा देता, उसके बाद ब्रॉन बेकर आता, रोमन रेंस इन लोगों से अकेले लड़ता। लेकिन नहीं, सीएम पंक को भी यहां पर रखा गया, क्योंकि शील्ड में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 मेंबर की जरूरत होती है। तो इसलिए शील्ड में रोमन रेंस को भी रखा गया ताकि रोमन रेंस भी रहे शील्ड में, उसके बाद ही तो मजा आएगा, तब ना मैच का मजा आएगा रोमन रेंस, सीएम पंक और डीन एम्ब्रोज के साथ। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फेंक फेंक के हिंट्स दे रहा है कि भाई शील्ड वापस आ सकती है, डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकता है, बस तुम लोग तैयार रहो। तो भाई लोग अगर इस हिंट्स को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो भाई, और मुझे उम्मीद है कि डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौट के आने वाला है। तुम लोग भी उम्मीद बांध के रखो, डीन एम्ब्रोज अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी रिटर्न आ सकता है, और एक बार डीन एम्ब्रोज की एंट्रेंस हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो भाई बैकलैश में मैं तो चाहता हूं कि बैकलैश में डीन एम्ब्रोज का मैच हो, तब ज्यादा मजा आएगा। डीन एम्ब्रोज अगर रिटर्न आता है ना, अगर बैकलैश में ये पक्का हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है इन दोनों टीम के बीच में, रोमन रेंस, सीएम पंक और ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस, तब ये तो लिख के रख लेना कि पक्का कुछ ना कुछ तो झोल होगा, कुछ ना कुछ तो बवाल होने वाला है। अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात हुई ना कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है,
तब कंफर्म रख लेना कि पक्का कुछ ना कुछ झोल होने वाला है, कुछ ना कुछ बवाल होगा, तब आएगा जिंदगी का मजा, समझे। लेकिन अगर कोई मैच हुआ तब फिर कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है भाई, तब फिर कोई भी रिटर्न आ सकता है। तो भाई लोग, मुझे लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तब तो लिख के रख लेना, गारंटी कि मजा आ जाएगा। तो भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह अनाउंस कर दिया आने वाले रॉ या स्मैकडाउन में कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है, तो फिर तुम पक्का रख लेना कि डीन एम्ब्रोज रिटर्न आ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन में होगा मार में होगा बवाल, और बवाल में आएगा डीन एम्ब्रोज, और डीन एम्ब्रोज करेगा कांड। लेकिन अगर मैच हो रहा है तो मैच में ये कंफर्म नहीं है कि किसके तरफ से सुपरस्टार आएगा, क्योंकि मैच में ये भी हो सकता है कि शायद सेथ रॉलिंस के तरफ का सुपरस्टार डेब्यूट कर जाए, कि सेथ रॉलिंस की टीम में तीसरा मेंबर कौन है, और उसके बाद मैच हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि रोमन रेंज जब कमजोर दिखेगा तभी तो फिर आएगा डीन एम्ब्रोज उसको बचाने, नहीं तो अगर कमजोरी नहीं दिख रहा है तो फिर डीन एम्ब्रोज क्यों आएगा। तो इंतजार कीजिए बैकलैश का, जो कि देने वाला है 11 मई को सुबह के 5:30 बजे। इंतजार कीजिएगा, मैं भी करूंगा, तुम लोग भी करो, साथ में मिलके करते हैं, और मैं तो लाइव अपडेट दूंगा ही, इंतजार करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।